जी क्लास आवाज आ रही है? ओके। ओके, आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसकी मैं आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ, आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो ये समझ आ जाए। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। फोन पे हो गया स्टार्ट? हाँ, जरा इससे हेल्प करने में मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, इसकी ये एक इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो इसमें से काफी आपके एमसीक्यूज बनते हैं, लिहाजा रिवीजन सेशन में जो मैंने आपका दूसरा यूनिट रखा है वो ये रखा है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन क्या है आपकी? स्टरलाइजेशन कहता है रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट, रिमूव, किल्स और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर, prions, unicellular, eukaryotic organisms such as plasmodium, etc. present in the specified region। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है? एलिमिनेट करना, खत्म करना, रिमूव करना। ठीक है, हटाना, खत्म करना, रिमूव करना, एंड डीएक्टिवेट करना। डीएक्टिवेट करना मतलब कि उसकी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इवन वो स्पोर की फॉर्म में है या फिर कह लें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब वो स्पोर या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फंजाई भी हो सकता है, वो आपका कह लें कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरसेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिहाजा आप ये समझ लें कि डिस्टरलाइजेशन में हर किस्म की जो लिविंग चीज है और इवन उसका स्पोर वो भी मार दिया जाता है। ठीक है, सो स्टरलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल क्या होता है, असूल क्या है, किस असूल के तहत जो है वो आपका जो स्टरलाइजेशन है वो वर्क करता है? तो कहता है स्टरलाइजेशन इज द किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स विच आर हाईली रेजिस्टेंट। होता है कि ऐसे स्पोर जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं उनको भी हमने मारना होता है। और ज्यादातर जो इसमें स्टरलाइजेशन के अंदर मेन इसका प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, ज्यादातर जो कमर्शियल यूज पे इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ज्यादातर स्टरलाइजेशन आपकी ऑटोक्लेव के अंदर की जाती है, विच कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्टीम एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम की एक्सपोजर होती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और इसका प्रेशर होता है 15 मिनट के लिए। हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ये आपने एज इट इज जो है वो इसी तरह से याद रखना है, इसका टाइम, इसका प्रेशर, सारी चीजें। आगे आ जाता है आपके पास मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में जो मेन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है आपका वो है फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड जैसे कि नाम से जाहिर है कि कोई चीज, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म। मेथड वो कहता है स्टरलाइजेशन में किलिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय अप्लाइंग मॉइस्ट हीट। ठीक है, एज इन स्टीमिंग और ड्राई हीट, एज इन हॉट एयर ओवन और बाय वेरियस मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन टू फ्री द मीडियम ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि फिजिकल मेथड के अंदर वो कहता है कि ड्राई हीट भी हो सकती है और मॉइस्ट हीट भी हो सकती है। और ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के अलावा उसने जो बात की है इसके अंदर वो हॉट एयर ओवन की बात की है। मॉइस्ट हीट के अंदर उसने जो बात की है वो बात की है स्ट्रीमिंग की। ड्राई हीट के अंदर उसने बात किया हॉट एयर ओवन की। स्टीमिंग में क्या होता है कि खास किस्म की स्टीम होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो कि खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के यूटेंसिल्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज होती है। लेकिन आपका जो हॉट एयर ओवन होता है वो जस्ट लाइक आप कह लें कि जैसे एक बेड्स के साथ पड़ा हुआ स्मॉल फ्रिज होता है, वो उस तरह से होता है।
उसके अंदर खास टेम्परेचर के ऊपर जो है वो चीज़ों को हम लोग सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद आउट कर लेते हैं और चीजें स्टरलाइज हो जाती हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाती हैं। दूसरे मेथड जो उसने कहा है वो रेडिएशन मेथड है, अल्ट्रासोनिक मेथड है एंड केमिकल मेथड है। ठीक है, रेडिएशन मेथड में आप ये देख लें कि यूवी लाइट्स होती हैं खास किस्म की, जो थिएटर्स को फ्री फ्रॉम माइक्रोब करने के लिए यूज होती हैं। अल्ट्रासोनिक मेथड के अंदर खास किस्म पानी को करने के लिए लैब्स के अंदर, ठीक है, और स्टरलाइज करने के लिए खास किस्म की अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं जो कि यूज होती हैं। इसी तरह की क्लोरीन आ जाती है, ठीक है, और आपका हेक्साक्लोरीन आ जाती है थिएटर को ओटीज को वॉश अप करने के लिए, ठीक है, या फिर पानी को स्टरलाइज करने के लिए। अक्सर में आपने देखा होगा बरसात में वो क्या होता है कि पानी से खास किस्म की एक स्मेल आ रही होती है, तो वासा वाले क्या करते हैं कि कमर्शियली क्लोरीन जो है वो ट्यूबवेल के वासा का जो पानी है उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि सारी की सारी कम्युनिटी का जो है वो ये मसला हल हो जाए। टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन में नेक्स्ट है आपके पास वेट हीट। वेट हीट क्या है? गरमाइश के साथ आपके पास मॉइस्ट भी आ रही है, पानी के कतरे भी आ रहे हैं, तो वो ऑटोक्लेविंग है। द मेथड ऑफ चॉइस फॉर स्टेरिलाइजेशन इन मोस्ट लैब इज ऑटोक्लेविंग यूजिंग प्रेशराइज्ड स्टीम टू हीट द मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम प्रेशराइज स्टीम यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। ड्राई हीट में हमारे पास फ्लेमिंग या बेकिंग आ जाती है। इसमें भी क्या है कि इसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर उसको बेक करते हैं। बेक करने के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। उस फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि स्पोर्स क्या कोई भी ऐसी चीज जो है वो बाकी नहीं बचती। सो ड्राई हीट हैज वंस क्रूशियल डिफरेंस फ्रॉम ऑटोक्लेविंग। ठीक है, तो इसका क्लियरली, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, मिस्ट आ जाती है, ठीक है, हॉट मिस्ट आ जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एंड रेडिएशन के मेथड आ जाते हैं। ये आप लोगों ने डिफरेंस इसका जो है वो मेन रखना है। आगे आ जाती है मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। मैकेनिकल स्टरलाइजेशन क्या होती है? स्टरलाइजेशन बाय समथिंग रबिंग ऑफ द टू सर्फेसेस, ठीक है। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन ऑपरेशन। अक्सर जो केमिस्ट्री लैब में, मैट्रिक में या एफएससी में आप लोग प्रैक्टिकल करते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि खास किस्म का फिल्टर पेपर आता था कागज का। जब हम लोग खास तौर पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते थे, तो एट द एंड हम उस सोल्यूशन में से उसको जब पोर करते थे किसी भी बीकर के अंदर, तो ऊपर हम वो रखते थे अपना फिल्टर पेपर रखते थे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर उसकी सारी की सारी क्रिस्टल्स आ जाती थी, ठीक है। तो वो एक स्टरलाइजेशन कह लें कि वो एक पुराना प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ओल्डेस्ट मेथड है फिल्ट्रेशन का, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आजकल यूज होता है स्टिल। So this method is very useful for the thermolabile solution and can also be used for other, जो कि हीट लेबाइल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, ठीक है, गर्मी से, हरारत से वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो हीट लविंग नहीं होते। फिर इस किस्म के सोल्यूशन ले लिक्विड्स को फिल्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये खास किस्म का फिल्ट्रेशन का ओल्डेस्ट या कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाता है ऑटोक्लेविंग में, अगर देखें तो इट कैन स्टरलाइज सॉलिड्स, लिक्विड्स, होलोज एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वेरियस शेप्स एंड साइजेस। होगा ओटी में जो वॉशअप होते हैं बच्चे, या जिन्होंने डेंटिस्ट्री में काम किया हुआ है, वहां पे उन्होंने देखा होगा कि दो खास किस्म के, दो या चार अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, ड्रम्स के अंदर जो है स्टील के ड्रम होते हैं, उसके अंदर इवन लिनन होती है ओटी की डिफरेंट यूटेंसिल्स होती हैं, ठीक है। आपकी जितने भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनके जितने भी औजार हैं, उनको पैक करके खास किस्म की एक पैकिंग बना के, दो चार छः, तो वो ड्रम्स के अंदर उनको पैक करके अंदर रख दिया जाता है। खास फ्लेम के ऊपर जब वो प्रेशर बनाता है, गैस रिलीज होती है, ठीक है। जो लोग तो इससे फेमिलियर है वो फेमिलियर है, जो नहीं है उनको मैं एक दफा दिखा दूंगी हॉस्पिटल का ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव वेरीज इन shape, शेज एंड फंक्शनैलिटी. A very basic autoclave is similar to pressure cooker. Both use the power of steam to kill bacteria, spores and germ resistance to boiling वाटर एंड पावरफुल डिटर्जेंट। अब बिल्कुल ये प्रेशर कुकर की एप्लीकेशन के ऊपर प्रिकर्सर डाल देते हैं, ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि हम उसको एक फ्लेम के ऊपर सेट कर देते हैं और ऊपर हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर वेट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि खास टाइम के बाद जब नीचे से हीट मिलती है, ऊपर से प्रेशर होता है, बंद होती है, तो वो हीट जो होती है, वो ड्राई हीट, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो इतना प्रेशर होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, उनका कोई स्पोर भी नहीं जिंदा बचता, तो सो किलिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आगे नाइट्रोजन पेरोक्साइड की उसने बात की है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की है, ग्लूटरल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन की बात की है। ये सारे के सारे सोल्यूशन आपकी ओटी के अंदर वॉशअप करने के लिए, उनकी दीवारों को, उनके फ्लोर्स को, आपकी लिनन्स को, ठीक है, और ऐसी लिनन्स या ऐसे मैकनटॉशेस जो कि बार बार रिसाइकल हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, उनको साफ करने के लिए, डोर्स को साफ करने के लिए, वॉल्स को, कर्टन्स को। इसी तरह से पेटल्डिहाइड है, पैरासिटिक एसिड है एंड अदर केमिकल्स यूज फॉर स्टरलाइजेशन। ये सारे के सारे क्या हैं, ये केमिकल्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ स्टरलाइजेशन। एथेनॉल एंड आइसोप्रोपानॉल आइसोप्रोपानोलिक एसिड्स आर गुड एट किलिंग माइक्रोबियल सेल्स, ठीक है, बट दे हैव नो इफेक्ट्स ऑन स्पोर्स। ठीक है, जो प्रोपेनॉल और एथेनॉल है, बेसिकली जो आइसोप्रोपेनॉल है वो एथेनॉल की ही क्लास है, एथेनॉल से ही मिलता जुलता केमिकल है, लेकिन वो माइक्रोबियल सेल्स की किलिंग के लिए यूज नहीं होता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो स्पोर्स को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है किलिंग के साथ साथ। हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बट नो नीड्स टू मेंटेन मिनिमम स्टरलाइजेशन टाइम और मिनिमम कॉन्टेक्ट टाइम फॉर द हीट टू बी इन टच विद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया एंड देयर बाय किलिंग देम। ये जैसे कि एक पुराना मेथड है, सिंपल, आपने क्या किया कि बीकर लिया, बीकर से गर्म किया और गर्म करने के बाद जो है वो के बाद आपने क्या है, उस सोल्यूशन को या उस जो भी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज को आपने करना है, ठीक है, तो वो हीट मेथड के अंदर आ जाता है। सिंपल वाया आपने फ्लेम एक देना होता है। द हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द हीट यूज्ड। अब दो तरह की होती है, जैसे कि आपको पता है। द मेथड यू यूज फॉर केमिकल स्टरलाइजेशन वेरीज विद द फॉर्म ऑफ द केमिकल यू यूज। अब केमिकल भी हम इसके अंदर डिफरेंट यूज करते हैं, जैसे लिक्विड की अगर स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो वो इन्वॉल्व होती है सबमर्जिंग इक्विपमेंट इन केमिकल फ्लूइड फॉर इनफ टाइम टू किल ऑल वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। यानी कि अगर हमने केमिकल की करनी है, लिक्विड किसी की करनी है और वाया केमिकल फ्लूइड करनी है, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसका स्पोर की डेथ भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पोर नहीं मरेगा तो हमें कोई फायदा। ठीक है, सुमैया ने क्वेश्चन किया थर्मोलेबाइल हीट स्टेबलिंग। नो, लेबाइल होता है हीट हेटिंग, जिनको हीट से नफरत होती है या कह लें कि हीट उनको खराब कर देती है। ठीक है, थर्मोलेबाइल का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हीट लविंग नहीं होते, डी नेचर हो जाते हैं। आगे आ जाता है हॉस्पिटल एप्लीकेशन। अच्छा, हॉस्पिटल में अब इसकी क्या एप्लीकेशन है, जो हम इतना ज्यादा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं, तो कहता है कि किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स। ये तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स को मार देती है। ऑटोक्लेविंग जैसे कि है सैचुरेटेड स्टीम अंडर हाई प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके मैंने आपको बताया था ओटी के अंदर सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है वो आपका ऑटोक्लेव इस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर उसने बता दिया एथेनाइल गैस आ जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, वो ये सारी चीजें यूज होती हैं जो कि आपके केमिकल मेथड के अंदर है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वन ऑफ द मेथड फॉर द ड्राई हीट किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें किलिंग भी होती है और रिमूवल भी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और इवन इसके अंदर स्पोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और ड्राई हीट, क्योंकि आपको पता है कि हॉट एयर ओवन इसके अंदर बेसिकली यूज होता है, और आपका एक्सपोजर टाइम जो हीट का होता है वो लॉन्गर देन 1.5 to 3 आवर, मतलब इस पर्पस के लिए। इसके अलावा वेरियस जो अवेलेबल मेथड है वो आपके पास ड्राई हीट है, हॉट एयर ओवन हो गया, इंसिनरेशन हो गया, फ्लेमिंग हो गया, वायर लूप।
इंसिनरेटर पहले पहले जो थे ना हॉस्पिटल्स के अंदर वो फिक्स होते थे। इंसिनरेटर आपने अक्सर देखे होंगे कि बड़े, किसी ने देखा है इंसिनरेटर? किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने? इंसिनरेटर देखा है कभी क्या? कितने बच्चों ने इंसिनरेटर देखा है, मुझे जरा बताएं। इंसिनरेशन एक खास किस्म का प्लांट होता है जिसके अंदर हॉस्पिटल का पहले ये होता था पहले टाइम में कि जितना भी एक्सक्रीटा होता है, सिरिंजेस हैं, ड्रिप है, बैग्स हैं, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो जाके डंप कर दिया जाता है उस इंसिनरेशन के अंदर। बड़ा हाई फ्लेम होता है, हीट होती है उसके अंदर, और सारा जितना भी वेस्ट होता है ना डंप कर दिया जाता है, वो उसको जला देता है। सही है, लेकिन वो क्या होता था कि वो हमारे पास कह लें कि पोल्यूशन फैला रहा था, ठीक है, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा था। जलाने के बाद भी तो वो पूरी पूरी तौर पे डंप नहीं ना होता। जब जलता है तो जलने से भी आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पोल्यूशन फैलती है। सो इंसिनरेशन वगैरह भी जो है उसके ऊपर काम नहीं किया गया, और उसके बाद जो है वो ऑटोक्लेव को ही प्रेफर किया गया। ज्यादातर इंसिनरेटर जितने पुराने हॉस्पिटल है ना, जैसे म्यू हॉस्पिटल है, ठीक है, पहले के वहां पे उस वक्त इसकी पुरानी एप्लीकेशन होती थी। हाँ जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में इसको जलाया जाता है, जला के उसको डंप किया जाता है, हीट होती है वहां पे, ठीक है। गड़ा कह लें या बड़ा सा प्लांट कह लें, तो वहां पे ये होता है। पुराने हॉस्पिटल्स में है ना, जैसे न्यू हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, ये सर्विसेज हो गया, ठीक है, तो वहां पे ये होते हैं। लेकिन आजकल नहीं आ रहे क्योंकि इस एप्लीकेशन पे भी वो कहते हैं कि ये पोल्यूशन फैलाती हैं। आपके पास डिसइंफेक्शन। अच्छा जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जब भी आपसे कोई स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन पूछे तो आपने यही करना है, दिस रिमूवल ऑफ किलिंग ऑफ ऑल द लिविंग organisms including their spore is called sterilization. But the process of killing या inactivating harmful and objectionable bacteria, ठीक है, cyst and other microorganism pathogenic by various agents such as chemical, heat, ultraviolet light, ultrasonic और radiation। यानी कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिवेट किया या किल किया हार्मफुल या ऑब्जेक्शनेबल बैक्टीरिया को, उनके सिस्ट को, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरसेस हो, बैक्टीरियाज हो, फंजाई हो, उनको आपने हॉट, ड्राई एंड वेट हीट से किया, ठीक है, रेडिएशन से किया, अल्ट्रासोनिक वेव से किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट से किया, किसी भी चीज से आपने उसको इनएक्टिव कर दिया, तो ये कहलाता है। द मेन डिफरेंस इज बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के स्पोर्स डिसइंफेक्शन खत्म नहीं करता, ठीक है, लेकिन स्टरलाइजेशन इतना बेस्ट मेथड है कि वो जो उनके ग्रोइंग स्पोर्स होते हैं जिससे उन्होंने बड बनना होता है और नया जानदार बनना होता है, वो उसको भी खत्म कर देता है। सो डिसइंफेक्शन इज usually considered a 99% killing compared to sterilization that generally attain 100% killing। अब एक चीज देखें, 100% किलिंग है, तो जो वो 1% का डिफरेंस है वो स्पोर्स का डिफरेंस आ जाता है। और यही आपसे वाइवे में पूछा जाता है, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं आता। मोस्टली बच्चे जो हैं वो इस चीज पे जो आके कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहम है कि जो मेन डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए। चाहे एक्सटर्नल टीचर भी आपसे पूछ लेता है, कोई एक्सटर्नल भी आता है, वो भी आपसे अगर पूछता है, तो इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर भी जो मैं दूंगी वो इसमें मैं आपको ड्राई मेथड, हीट और पास्चराइजेशन वगैरह फर्दर डिटेल में मैं आपको जो है ना वो स्टरलाइजेशन पढ़ाऊंगी। ये मैं आपको भी आउटलाइन बता रही हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड बैकबोन ऑफ योर माइक्रोबियोलॉजी, ठीक है। तो जो 1% मैं आपको बता रही थी कि रह जाती है कसर, वो भी किस चीज पे होती है? वो स्पोर्स की किलिंग पे होती है, जो कि आपको स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करती है। अब एग्जांपल्स क्या है डिसइंफेक्टेंट्स की? कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स इंक्लूड अल्कोहल्स, ठीक है, अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट्स, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ब्लीच, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, silver dehydrogenase citrate and thymol। One non-chemical disinfectant is UV light। अक्सर आपने देखा होगा नर्सरी में या खास किस्म की जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उसमें
सबसे पहले रूम को जो है वो यूवी लाइट प्रोवाइड फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स किया जाता है। नियॉन लाइट होती हैं, यूवी लाइट होती हैं। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आपने देखा होगा कि नर्सरी में जब रखा जाता है तो नर्सरी के उन जगहों को, उन बेड्स को जो है वो यूवी लाइट से डिसइंफेक्ट किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं अक्सर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा है कि डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट क्या है, आजकल कोविड है, आप लोग क्या ये सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हो, ये डिसइंफेक्ट कर रहे हो ना हाथों को। उसमें अल्कोहल भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओटी के फ्लोर्स हैं, उसमें हेक्साक्लोरीन है, वो डिसइंफेक्ट कर रहे हो आप। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आप ओटी की पूरा का पूरी ओटी उठा के ऑटोक्लेव में डाल दो कमरा। ठीक है, अल्फा गार्ड, यस, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट हैं जो कि क्या है, उस उन सर्फेसिस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। उन सर्फेसिस के ऊपर जो है, अब जो मेन डोमेस्टिक घर में यूज होने वाली चीज है वो आप कह लें कि आपकी फिनोल है। बिल्कुल सेवलॉन है। सेवलॉन जो है वो आपकी ज्यादातर सी सेक्शन, ओटी सेक्शन के अंदर जो है वो ज्यादातर ये यूज होता है, अल्फा गार्ड वगैरह। सही है, तो मैं आपको बता रही थी कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा आप ओटी का कमरा उठा के जो है वो स्टरलाइज कर दें ऑटोक्लेव के अंदर डाल के, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप डिसइंफेक्ट करते हैं सर्फेसिस जितनी भी है, स्पेशली जो आपकी फ्लोर की सर्फेसिस है, फिना उसको आप फिनाइल से करते हैं। सो वाई, क्यों? कहता है द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकल डिसइंफेक्टेंट कैन हेल्प कंटेन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कहता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस को खत्म कर देता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, म्यूक्रोमाइकोसिस, फ्लैश ईटिंग फंजाई होते हैं इन्फेक्शन, एंड एड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय पैथोजन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई एंड वायरसेस। मतलब मैंने आपको यही बता दिया कि डिसइंफेक्टेंट की नेचर कोई भी हो सकती है। वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने मेन पर्पस यही बताया कि वो कोई भी लिविंग चीज है, वायरसेस है, बैक्टीरिया, फंजाई है, हमने उसको खत्म करना है। और इन्फेक्शियस डिजीज खास तौर पे ट्यूबरक्लोसिस और म्यूकोमाइकोसिस की बात की, जिसमें फंजाई जो है वो खुद ब खुद गोश्त, ठीक है, ह्यूमन सेल्स को इरिटेबल करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। ठीक है, एड्स के अंदर भी उसने बताया है। आजकल कोविड के अंदर हर वक्त आपने अपने हाथ में क्या रखा होता है, डिसइंफेक्टेंट रखा होता है ना। डिसइंफेक्टेंट वो मटेरियल है कि जिससे आपने डिसइंफेक्ट करना है, और डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस है जो कि आप उस डिसइंफेक्टेंट से करते हो, मैकेनिकल रबिंग करके, रगड़ के। ठीक है, जनरली टू मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन आर यूज, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल मेथड्स में ऑफ कोर्स यूज केमिकल एजेंट्स, ठीक है, वो जैसे कि सैल्वन बताया आपने, ठीक है, और बताइए उसमें केमिकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह। लेकिन फिजिकल मेथड में फिजिकल एजेंट्स हैं। हिस्टोरिकली कहता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल एजेंट इज क्लोरीन। अब केमिकल है, मैंने आपको बताया वो क्लोरीन है। क्लोरीन मैंने आपको बताया कि यूजुअली पानी के अंदर डाल दी जाती है कमर्शियल यूज के लिए, जो कि आपने अक्सर देखा है कि वासा वाले जो है वो डाल देते हैं ताकि क्या हो जाए, पानी जो है वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब हो जाए। ठीक है, कमर्शियल यूज। फिनाइल है, फिनाइल का भी आपको पता है, ठीक है, आपकी डोमेस्टिक यूज के लिए, फ्लोर को नीट करने के लिए यूज होती है। सो डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो ओवरऑल वो उसको बयान कर रहा है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। अब माइक्रोब्स में कुछ भी आ सकता है, उसमें वायरसेस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंजाई भी आ सकती है, प्रोटोजुआ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, वासा का नहीं पता सुमैया तुम्हें, कभी वासा क्या है? सो कहता है डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है उसका सिर्फ और सिर्फ असर होता है टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द प्रोसेस ऑफ किलिंग द माइक्रोब इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज क्लीनिंग ऑफ एन आर्टिकल ऑफ सम और ऑल ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्टिकल के ऊपर हो सकता है, सर्फेसिस के ऊपर हो सकता है, और वो पैथोजन भी कोई हो सकता है। वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वासा जो है ना वो एक पानी प्रोवाइड करने वाला पूरी कम्युनिटी को एक गवर्नमेंट का इदारा है
जिसका एब्रीवेशन है वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये उसका उसका नाम है ये। आगे है प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट। वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स द रिमूवल ऑफ डीएक्टिवेटिंग और किलिंग ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर डिसइंफेक्ट वो क्या है कि उसके अंदर सारा का सारा जो है आप डीएक्टिवेट कर देते हो जितने भी इकोलाई या जितने भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ताकि वो ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज हो सके आम कम्युनिटी को। क्योंकि हर बंदे को नेस्ले का पानी तो नहीं ना पीना, हर बंदा किनले तो नहीं पी सकता ना। So when microorganisms are not removed from drinking water usage will cause people to fall ill, बीमार हो जाएंगे वो। So sterilization is process related to disinfection. So sterilization जो है वो ऐसा प्रोसेस डिसइंफेक्शन है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया था मिस्ट आता है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है इन विच हीटेड हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू स्टेरिलाइज एन ऑब्जेक्ट। एक तो हाई प्रेशर, ऊपर से हीट, ठीक है, और हीट के अंदर भी जो गर्म कतरे हैं पानी के वो मार देते हैं जर्म्स को। दिस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं डज नॉट इन्वॉल्व एनी टॉक्सिक लिक्विड और फ्यूम्स। इसमें कोई भी खास किस्म का हम कोई लिक्विड फ्यूम नहीं, बल्कि पानी ही इतने प्रेशर पे मिस्ट बनाता है कि वो उसका कुछ बचता ही नहीं है। और ये एक सस्ता तरीका है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव और क्विक तरीका है relatively, and effective in killing and eliminating potentially infectious bacteria. So ये जितने भी आपके इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। आइदर वो बैक्टीरिया हैं, आइदर वो स्पोर्स हैं, आइदर वो वायरसेस हैं, वो कुछ भी हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए आप लोग यूज कर। आप लोगों की आज क्लास पूरी नहीं है, मैं ये बाकी सबकी जो है ना वो एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, और पहले 5 मिनट के अंदर जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हो जाया करेंगे उनकी जो है वो अटेंडेंस महा लगाया करेगी, बाकी किसी की नहीं लगाया करी। कीप इन माइंड, एंड पे आके जो खास तौर पे अटेंडेंस लगवाते हैं ना, मैंने आज इसको कह देना है कि खबरदार इसने अटेंडेंस लगाई, टाइम साथ शो हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट में जो आ गया सो आ गया, अदरवाइज गेट आउट ऑफ माई क्लास। और मैंने किसी का मिड नहीं लेना। Significance of sterilization. High level disinfection can be expected to destroy all microorganisms. ठीक है, although when high numbers of bacterial spores are present, a few spores might survive. Because of the type of the body cavities, they enter flexible endoscope, require high level of microbial contamination, biological burden during each use. अब कहता है कि अगर किसी जगह के ऊपर या किसी सर्फेसिस के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हमने स्टरलाइजेशन का प्रोसेस भी यूज किया है, हम उस एप्लीकेशन पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कुछ बच भी जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। सो उस सूरत में फ्यू स्पोर जो कि सरवाइव करते हैं, वो कहता है टाइप ऑफ बॉडी कैविटीज के अंदर वो एंटर हो जाते हैं, और फ्लेक्सिबली क्या है कि वो एक्वायर कर लेते हैं एंडोस्कोप को। सो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और बायोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाता है ईच यूज के ऊपर। यानी कि जितनी दफा भी किसी पेशेंट की आपने जो है वो एंडोस्कोपी की, ठीक, अगर वहां पे बर्डन बढ़ गया, ठीक है, बर्डन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपने हर दफा उस कुछ ना कुछ जो रह जाता है उसको भी मेक श्योर करना है। ये नहीं कि आपने अगले वाले को जो है वो कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर देनी है, आपने उसको मुकम्मल तौर पे स्टरलाइज करके डिसइंफेक्ट करके फिर आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है किसी और पर्सन के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका स्टरलाइजेशन के ऊपर ही फर्दर होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसी को आगे कंटिन्यू करके चलना है। और ये जो बाद में स्टूडेंट आ रहे हैं इनकी बिल्कुल मैं इनकी एब्सेंट मार्क करवाती हूँ, अभी इनकी एब्सेंट नहीं मैं होने दूंगी, ये मैं साथ साथ देख रही हूँ। समझ आ रही है ना, जो बाद में आए हैं। अगर तो 5 मिनट के अंदर आपने क्लास शुरू होने, मैं ऑनलाइन हूं ना हूं, ठीक है, नन ऑफ योर बिजनेस, आप लोगों का ऑनलाइन होना, क्लास पे आना जरूरी है, अदरवाइज मैं वाइवा में भी फेल करूंगी तुम लोगों को और पेपर में भी फेल करूंगी अगर तुम लोग पंक्चुअल ना आए पोस्ट आ रहे हैं। कीप इन माइंड, समझ आई है ना तुम लोगों को।